हाय एवरीवन, हम लोग नीट का सॉल्यूशन कर रहे थे 2019 का, जिसमें ऑलरेडी मैंने एक पार्ट इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली बना दिया था और मैंने बोला था एट द एंड ऑफ लेक्चर कि कुछ क्वेश्चंस और इनऑर्गेनिक के बचे हुए हैं जिनको मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा। सो यहाँ अगर आप देखें तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है, तो हम बात कर रहे हैं कि फिर से इसको कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि मेथड बताना है कि कौन ऐसा मेथड है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के टेम्प्रोरी हार्डनेस को हटाने के लिए करते हैं। तो वाटर के टेम्प्रोरी हार्डनेस को हटाने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले ये हम लोग पता कर लेते हैं। देखो, इसमें एक वर्ड है हार्डनेस, फिर है कि मेथड की बात कर रहा है। 2 कॉन्सेप्ट है, मैं सारे को एक्सप्लेन कर देता हूँ तब इसका आंसर करता हूँ, ठीक है। अब देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर का हार्डनेस 2 टाइप का होता है। एक टेम्पररी हार्डनेस होता है और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। वन इज टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा जो होता है परमानेंट हार्डनेस। अब देखो, हार्डनेस जो डेवलप करता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल आयन की वजह से डेवलप करता है, उसके सॉल्टिक फॉर्म की वजह से डेवलप करता है। और कितने टाइप के सॉल्ट? तो बाइकार्बोनेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट, ये 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। बाइकार्बोनेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट, ये 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। किसके किसके? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टेम्पररी हार्डनेस होता है, वो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोराइड फॉर्म एंड सल्फेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और इस हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो जो हार्ड वाटर है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर जाए और इसका यूज़ हम लोग अपने पर्पस से कर सकें। तो अब देखो, चूँकि टेम्प्रोरी हार्डनेस हार्डनेस 2 टाइप का है, एक टेम्प्रेरी और दूसरा परमानेंट। तो दोनों ही तरह के हार्डनेस को हटाने के लिए दोनों के लिए मेथड अलग अलग होगा। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस को हटाने के लिए जो मेथड है पहला, वो हीटिंग मेथड है और दूसरा जो मेथड है वो क्लार्क मेथड है। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा मेथड है। वॉशिंग सोडा का मतलब आप जानते हो Na2CO3 का यूज़ करते हैं। दूसरा है परम्यूटेड मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। और ये जो है सबसे मॉडर्न मेथड है, ये जो है हमारा मॉडर्न मेथड है। फिर आता है कैलगोन मेथड है। कैलगोन एक सोप डिटर्जेंट की कंपनी है अमेरिका में, उसी के अनुसार नाम दिया गया है। तो यहाँ एक कैलगोन मेथड है। फिर अगला जो मेथड है हमारे पास सिंथेटिक रेजिन मेथड। रेजिन आप लोग जानते हो, अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि जो जेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो जनरली क्या काम करते हैं, रेजिन की तरह काम करते हैं, जिसमें जेंट ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और जेंट अमोनियम डेरिवेटिव ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं, जिसमें OH हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजिन, और उस रेजिन का फॉर्मेशन लैबोरेटरी में किया जाता है, इसलिए इसका नाम है सिंथेटिक रेजिन मेथड। और इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सॉफ्ट करते हैं। अब चलिए, अब क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा इसी में छुपा हुआ है, बस हमारा क्वेश्चन का आंसर इसी लाइन में छुपा हुआ है। बट जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, बोला था कि हर एक क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, जिसके वजह से कि आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो आपका सारा क्लियर हो जाए और फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि सारे मेथड को मैं एक कंप्लीटली एलेबरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। खैर, अब अगर सॉल्यूशन की बात करें, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इसी सेक्शन में छुपा हुआ है। अब देखो, पहला बोलता है कि टेम्पररी हार्डनेस को हटाना है। तो टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए एक तो हीटिंग मेथड है, दूसरा क्लार्क मेथड है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, क्लार्क मेथड शुरू में मिल गया, मतलब आंसर ये हो जाएगा। और आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको हम लोग जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं या परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं, ये आपका परमानेंट हार्डनेस को हटाएगा। आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है। सिंथेटिक रेजिन मेथड जो है
ये भी क्या है आपका परमानेंट हार्डनेस को हटाएगा। सो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर के अनुसार हमको टेम्प्रोरी हार्डनेस को लिए सिलेक्ट करना है, और कैलगोन मेथड भी जो है आपको किसके लिए है, वो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए है। चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि टेम्प्रोरी हार्डनेस को हटाने के लिए जो पहला मेथड है वो है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड में क्या करते हैं कि बाइकार्बोनेट, चूँकि देखो पर टेम्प्रोरी हार्डनेस जो है वो बाइकार्बोनेट की वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की प्रेजेंटेशन की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। और चूँकि ये टेम्पररी है, मतलब सिंपली इसको हीट कर हम हटा सकते हैं, सो इसको सिंपली हीट कर दिया गया, और हीट करने के बाद बाइकार्बोनेट का कन्वर्सन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो गया। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया। और जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। सो दे बिहेव एज प्रेसिपिटेट, वो इनसॉल्युबल होगा। और देखो प्रेसिपिटेट है, इसलिए सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है क्लार्क मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है क्लार्क मेथड। अब क्लार्क मेथड में क्या है कि इस मेथड में हम लोग लाइम का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज इस मेथड में किया जाता है। अब क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट से और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो फिर से यहाँ कार्बोनेट बनाता है जो प्रेसिपिटेट की तरह होता है। अब देखोगे कि कैल्शियम है, यहाँ कैल्शियम है, OH माइनस आयन है और बाइकार्बोनेट है, तो सिंपल सा ये क्या होगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ से SCO3 में H+ मौजूद होता है और यहाँ OH मौजूद होता है, तो वहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, फिर क्या बना लेगा, एक लाइन गलत लिखा गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, एक्सचेंज करेगा आयंस का, तो देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। चूंकि दो मेटल की रिएक्टिविटी का कंसेप्ट कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा, समाप्त नहीं होगा। तो कैल्शियम ये एक्सचेंज करेगा तो इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। दूसरा जो है क्या बना लेगा कि चूंकि देखो इसमें H+ है मौजूद और यहाँ से OH- है, तो ये बना लेगा वाटर। लेकिन यहाँ से जो मैग्नीशियम आयन बाहर दिखेगा वो मैग्नीशियम आयन जो है इस यहाँ से जो OH- दिख रहा होगा, ये दोनों भी कंबाइंड करेगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड एरो सिंबल दिखाते हैं। सो हर एक रिएक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ पहचानना होता है। तो हम लोगों ने टेम्प्रोरी हार्डनेस के लिए हीटिंग मेथड और क्लार्क मेथड देख लिया। अब हमारे पास आता है परमानेंट हार्डनेस। अब इस परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 मेथड है। अब इस चारों मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन के अनुसार हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे थे जो कि परमानेंट हार्डनेस के लिए अप्लाइड किए गए थे। तो चलिए 1 बाय 1 सारे हार्डनेस के लिए हम लोग रिएक्शंस वगैरह देख लें, जिससे कि आपको इधर उधर लेक्चर में या बुक्स वगैरह में पढ़ने की जरूरत ना पड़े और इसी से आप कमांड कर लो अच्छे से। चलो देखो अब क्या करते हैं, हमारे पास है, अब कहता है कि परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए जो पहला मेथड हमारे पास यूज होता है वो मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड। और वॉशिंग सोडा मेथड में का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वॉशिंग सोडा मेथड में यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा Na2CO10H2O, तो यहाँ बेसिक फॉर्म है Na2CO3, तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब देखो परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट। सो हम यहाँ से अगर रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 4 फॉर्म में रिएक्शन लिख सकते हैं, चूँकि एक एक तोड़ दे रहे हैं कंप्लीट हम। अब जैसे मान लो क्या था CaCl2, क्या हो जाएगा MgCl2 के साथ होगा तो क्या होगा, फिर आ जाता है CaSO4 के साथ क्या करेंगे,
फिर आता है MgSO4 के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, टफ नहीं है। आयंस को एक्सचेंज करना है सबसे पहला, तो आयन को जैसा ही एक्सचेंज करोगे तो क्या बनाएगा, तो सिंपल सी बात है, आयन को एक्सचेंज करते चले जाओ। तो आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग, तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस CaCO3 यहाँ बना लेगा। और CaCO3 क्या होता है, insoluble इन वाटर। अगेन यहाँ आ जाओ, यहाँ से क्या होगा, Cl मतलब मैग्नीशियम और सोडियम को एक्सचेंज कर लो, तो सोडियम और मैग्नीशियम एक्सचेंज करेगा तो क्या बना लेगा फिर से MgCO3, वो भी इंसॉल्युबल होता है, अभी कुछ देर पहले देखे, प्लस क्या बना लेगा NaCl। अब अगेन अगर हम बात करें इस वाले में CaSO4 में फिर से एक्सचेंज होगा तो क्या बना लेगा Na2SO4 प्लस CaCO3, CaCO3 बना लेगा और प्रेसिपिटेट होगा, एंड द लास्ट क्या हो जाएगा MgCO3 और प्लस Na2SO4। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो हार्डनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये चारों सॉल्ट, ये चारों सॉल्ट क्या होगा, वाटर में समाप्त हो जाएगा और सब देखो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जा रहा है, और इस प्रकार से वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं दूसरा मेथड हमारे पास, तो हम दूसरा मेथड देखते हैं परम्यूटेड मेथड, या चलो पहले देख लेते हैं परम्यूटेड मेथड। बहुत अच्छा मेथड है, दूसरा मेथड है हमारे पास, इसको बोलते हैं परम्यूटेड मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। और ये जो है आपका सबसे मॉडर्न मेथड है, ये लेटेस्ट मेथड यही है हमारा। और समुद्र से जो पानी हम लोग क्या करते हैं ना, चलो देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। चलो देखो परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड का मतलब क्या होता है, परम्यूटेड बोला गया है जियोलाइट को, जियोलाइट फॉर्म को। जियोलाइट फॉर्म का मतलब हो गया, जियोलाइट फॉर्म का मतलब हो गया कि हम लोग जियोलाइट किसको बोलते हैं, तो जियोलाइट बोलते हैं Na2Al2Si2O8, दैट इज कॉल्ड जियोलाइट, परम्यूटेड यही है। तो जियोलाइट को फॉर्म को जनरली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो किस इस तरह से Na2Z, मतलब हो गया कि ये जो फॉर्म है जियोलाइट का वास्तव में ये वाले फॉर्म को जियोलाइट बोला गया है, तो Na2Z। अब फिर से आ जाओ, आपके पास रिएक्शन वाला कंडीशंस है, चार तरह का आपके पास टोटल सॉल्ट होता है जिसकी वजह से हार्डनेस बाहर आ रहा है। कौन कौन सा है, तो चलो जैसे वहाँ लिखे हैं, तो पहला CaCl2, दूसरा है MgCl2, तीसरा है CaSO4 और चौथा है MgSO4। अब आ जाओ अगेन, अब देखो आयन एक्सचेंज मेथड, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है, Al2Si2O8 2- का फॉर्म है, मतलब है कि इसको हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं Z के फॉर्म में, तो Z 2- हो जाएगा आयनिक फॉर्म में, मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब देखो Ca+ है, एक्सचेंज कर दो, आयन एक्सचेंज मेथड, मतलब आयन एक्सचेंज मेथड तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट मेथड है ये अपने आप में अगर देखा जाए तो इटसेल्फ जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड की तरह वर्कआउट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड की तरह वर्कआउट कर रहा है जो मेटल्स की रिएक्टिविटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। सो अगर हम इसको बात कर लें तो क्या करेंगे, आयन को एक्सचेंज कर दो, देखो यहाँ से क्या मिलेगा Na+ और यहाँ से Ca2+, इस वाले में Mg2+, Ca2+, Mg2+, बस एक्सचेंज करके लिख दो। अब क्या लिख लोगे, तो लिखा जाएगा NaCl प्लस क्या हो जाएगा CaZ, कैल्शियम की वैलेंसी 2, Z मतलब जियोलाइट की वैलेंसी 2, तो CaZ। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा MgZ, Z के प्लेस पे क्या हो जाएगा Al2Si2O8 प्लस क्या कर लेंगे NaCl। फिर क्या होगा, नाम के अनुसार सारा काम कर देना है, CaZ प्लस NaCl।
सॉरी Na2SO4 और क्या हो जाएगा MgZ प्लस Na2SO4। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, जियोलाइट वाला परम्यूटेड मेथड का रिएक्शन लिख लेंगे। तीसरा जो मेथड हमारे पास था कैल्गोन मेथड। कैल्गोन मेथड, कैल्गोन प्रोसेस में क्या होता है, नाम से ही होता है कैल्शियम गोन। कैल्गोन दैट मीन्स कैल्शियम गोन। एक तो आप तोड़ सकते हो कि कैल्गोन मेथड है, तो कैल्गोन मेथड के अनुसार हम लोग इसको बोल सकते हैं कैल्शियम गोन। नाम से एक बहुत अच्छा दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम गोन। तो कैल्शियम गोन का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम गोन दोनों को भगा दीजिए। हाँ, तो दोनों को भगा दीजिए तो दैट इज द कैल्गोन। लेकिन वास्तव में कैल्गोन जो है एक अमेरिकन कंपनी है जहाँ पर जिसका काम होता है डिटर्जेंट वगैरह तैयार करना, तो वहीं से ये नाम लाया गया है। इस मेथड का यूज़ जो होता है ख़ासतौर पे USA वगैरह में ज़्यादा होता है और ये वहीं की कंपनी है, इसलिए ये वहीं से नाम क्रिएट किया गया है। अब अगर हम इस मेथड की बात करें तो कहता है कि कैल्गोन जो वास्तव में जो मॉलिक्यूल है, जो भले ही हम लोग बोल रहे हैं थोड़ा देर समझने के लिए बात यूज़ की है कि कैल्शियम गोन दैट मीन्स कैल्शियम मैग्नीशियम गोन, लेकिन वास्तव में जो कैल्गोन नाम है वो एक कमर्शियल नेम के तौर पे यूज किया गया है। किसका, तो Na2Na4 PO3 का होल 6, दैट इज इसका नाम अगर हम लोग देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अब देखो फिर से हम लोग बात करते हैं, 4 टोटल सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 1 2 3 और एक 4 कर लेते हैं। अब क्या कर लेंगे, फर्स्ट है CaCl2, दूसरा MgCl2, तीसरा CaSO4 और चौथा MgSO4। ठीक है, अब क्या करोगे, चेंज करना। इसमें जो प्रोडक्ट बनकर बाहर आएगा वो कैसा प्रोडक्ट बनकर बाहर आता है, तो देखो यहाँ से एक्सचेंज मिलता है, इस वाले पार्ट से इसका एक्सचेंज कर देना, इस वाले का। कैल्शियम गोन मतलब ये इसकी बात कर रहा है और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बाहर आएगा, और कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल, इनसॉल्वेंट मतलब वाटर, इसके वजह से चेंज यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो क्या लिख लेंगे, Na2Ca2PO3 का होल 6। दूसरा अगर हम लोग लिखें तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक बाई प्रोडक्ट तो होगा ही होगा Na और Cl, तो बाई प्रोडक्ट NaCl। फिर अगर देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, Na2 और Ca, तो देखो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा Mg2। यहाँ 4 है, यहाँ 2 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो 4 के रूप में यूज हो रही है, इसकी वैलेंसी 2 के रूप में है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, यहाँ 4 चला जा रहा है, इसलिए चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। और क्या हो जाएगा, PO3 का होल 6 प्लस NaCl। आगे देखें तो आगे कहता है नेक्स्ट वन, Na2Ca2PO3 का होल 6 प्लस NaCl। अब नेक्स्ट क्या कहता है, Na2Mg2PO3 का होल 6 प्लस सल्फेट आ गया ना, तो Na2SO4 और Na2SO4। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा तीसरा मेथड जिसको हम लोग बोला है कैल्गोन मेथड। और लास्ट जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं SRM मेथड, दैट मीन्स सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड ये हमारा हो गया चौथा, सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड SRM।
इसमें रेजिन क्या है वास्तव में, इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। और आयन एक्सचेंज रेजिन कौन होता है, अर्थात रेजिन कौन होता है, तो रेजिन हमारा यहाँ पर 2 टाइप का होता है। क्यों 2 टाइप का होता है इसलिए बता देते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 टैंक का यूज होता है, ध्यान रखना 2 टैंक का यूज होता है, इसलिए 2 तरह का रेजिन चाहिए। क्यों 2 तरह का रेजिन चाहिए, क्योंकि देख रहे हो कि एक कैटायन है और दूसरा एनायन है, तो एक को हम लोग बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरे को बोलते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में कौन आता है, तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंतर्गत आता है जो ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन आएगा, तो एक आता है RCOOH और दूसरा जो आता है RSO3H, ये दोनों आएंगे। और एनायन एक्सचेंज रेजिन में कौन आता है, तो ऑर्गेनिक बेसेज आएंगे। लेकिन ये ऑर्गेनिक बेसेज कैसे होंगे, तो ये जो होता है ऑर्गेनिक बेसेज, ये होता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम डेरिवेटिव या सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर दो, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलेंगे RNH3OH के फॉर्म में। तो ये मेथड का यूज होता है। अब ये वर्कआउट कैसे करता है, तो मैंने बोला कि चूंकि 2 टैंक का यूज होगा, तो पहला जो टैंक होता है ये फर्स्ट टैंक में इसका यूज होता है और सेकेंड टैंक में इस वाले का यूज होता है। फर्स्ट टैंक में क्या रिएक्शन चलता है और सेकेंड टैंक में क्या रिएक्शन चलता है, इसको थोड़ा सा देख लो, फिर हमारा काम समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट टैंक में, इन फर्स्ट टैंक, अब फर्स्ट टैंक में क्या होता है कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है RCOOH, मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसके साथ मान लो CaCl2 है और एक साइड से ले लेते हैं CaSO4। उसी तरह से आप कर लोगे MgCl2 और MgSO4 पर उसी प्रकार से कर लेना। क्या होगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ये माइनस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये भी आपका प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है और ये माइनस वाला पार्ट है। मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि कैटायन एक्सचेंज, तो कैटायन एक्सचेंज करेगा तो क्या बना लेगा, RCOO-Ca2+ का मतलब हो गया, इसको होल ट्वाइस कर लो, ये बना लेगा, प्लस और क्या बनाएगा, तो बना लेगा H+ प्लस Cl-। मतलब पहले टैंक में केवल और केवल जो बदलता है वो कैटायन का एक्सचेंज होता है। और इस कैटायन में, पहले टैंक में जो कैटायन का एक्सचेंज होने के बाद जो एनायन बचेगा वो दूसरे वाले टैंक में यूज होता है, सेकेंड टैंक में यूज होता है, जिसका नाम ही है एनायन एक्सचेंज। तो एनायन का एक्सचेंज इस वाले पार्ट में होगा। सिमिलरली अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखोगे, RCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस H+ प्लस SO4 और दूसरे में क्या होगा, इन सेकेंड टैंक में जो रिएक्शन चलता है उसमें क्या होगा कि अब वहां से ले लो और NH3OH हो गया। अब यहां से जो आपका क्या क्या बच रहा है, देखो Cl- बच रहा है, दूसरे से क्या बच रहा है, SO4 बच रहा है। चेंज करना शुरू कर दो, तो चेंज करोगे तो क्या होगा, NH3Cl प्लस, यहां से देखो ये प्लस था, ये माइनस था, OH-, और यहां से जो H+ बनेगा
वो यहाँ से जो H+ साथ में आ रहा है वो वाटर बना लेगा। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा RNH3 का होल ट्वाइस SO4 + H2O। तो इस प्रकार से क्या होगा, एनायन का भी एक्सचेंज हो जाएगा और फाइनली हमारा ये पूरा मेथड का यूज होगा। तो अब देखो एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कितना टाइम देना पड़ गया। अगर हम लोग एक एक ऑप्शन को सही से एनालाइज करें ना तो बहुत नॉलेज की बात इसमें छुपी हुई होती है। हाँ, और अगर वो बातें कॉन्सेप्ट नॉलेज माइंड में अगर हो तो सॉल्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है। मैं आप लोग को प्रॉमिस किया था कि जब भी बात करूंगा तो डिटेल में बात करूंगा, इसलिए मैंने ये लंबा चौड़ा जो चला हमारा सिर्फ उसी का रीज़न है। अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो बात कर रहा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर का। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है फॉर H2E और E सच दैट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये है आपके पास। पहला ऑप्शन है H2O लेस देन H2S लेस देन H2SE लेस देन H2TE लेस देन H2PO। दूसरा है H2PO लेस देन H2TE लेस देन H2SE लेस देन H2S लेस देन H2O। थर्ड वाला है H2SE लेस देन H2TE लेस देन H2PO लेस देन H2O लेस देन H2S। फोर्थ है H2S लेस देन H2O लेस देन H2SE लेस देन H2TE लेस देन H2PO। यही है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी है, इसके लिए बोला गया और ये कैसा मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है और कोवैलेंट मॉलिक्यूल के केस में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए जो हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, और वो जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। अब देखोगे ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ग्रुप 16 के से बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप 16 में जब ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, सेलेनियम और से टेपो, अब ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर घट रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी घटना चाहिए, मतलब सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वो पोलोनियम का होगा और सबसे ज़्यादा जो होगा वाटर का होगा। तो देखो चारों ऑप्शन में लास्ट वाले में देख लो सबसे अधिक किसका है, वाटर का है। तो आंसर हो जाएगा बी, सेकंड कैंसिल हो गया। बस इतना सारा ही कॉन्सेप्ट था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा टेक्निकल होता है जिसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और बोलता है, इसमें है शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मतलब कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इज नॉट, कौन नहीं है। पहला है मीथेन, दूसरा है ओजोन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। ये चार है। ग्रीन हाउस गैस की बात कर गया है, ग्रीन हाउस गैस की बात कर गया है तो कहता है मीथेन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो क्या करें, अब सबसे पहले बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं। तो
तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस उसको बोलते हैं कि जो गैस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और इसके अंदर जो आता है वो कौन आता है, H2O गैस फॉर्म मतलब वेपर आ जाता है। फिर कौन आता है इसके अंदर, मीथेन मतलब CH4 आ जाता है आपका, CH4 भी एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर आपके पास ओजोन है जो एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये जो है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, दैट मीन्स this sulfur dioxide is not responsible to increase the temperature of अर्थ एटमॉस्फेयर, या है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बाकी ये तो ये जो था एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था जिसको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करें, अब जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार और टेक्निकल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। पहला है किसमें, फॉर मतलब इन PCl, फॉर PCl5, PCl5 के लिए बात कर रहा है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या बोल रहा है, 2 axial PCl bonds, 2 axial PCl bonds make an angle of 180 degree with each other। अब ये क्वेश्चन का जवाब तभी देने में मजा आएगा जब आपको स्ट्रक्चर का सारा इंफॉर्मेशन मौजूद हो आपके पास। दूसरा बोल रहा है एक्सियल PCl bonds, एक्सियल PCl bonds are longer than equatorial PCl bond। थर्ड है PCl5 molecule, yes, PCl5 is non-reactive। और चौथा है 3 equatorial PCl bond make an angle of 120 degree with each other, एक दूसरे के साथ। चलो देखो इसको, कहता है PCl5 के स्ट्रक्चर पर ये क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर प्लॉट कर लेते हैं PCl5। और ये हो गया हमारा PCl5। थोड़ा ग्रीन मार्कर हमको पास कर दीजिए। पहला स्टेट आप देखो क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल होता है, पहले देख लेते हैं हम लोग, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है और ये जो होता है 90 डिग्री होता है। पहले ये जान लो, और ये जान लो कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला भी जो है हमारा एक्सियल बॉन्ड है। और ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो तीनों बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो बॉन्ड होगा इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, अब देखो ये जो होता है वह 120 डिग्री होता है, ये वाला भी 120 डिग्री होता है और ये वाला भी 120 डिग्री होता है, ठीक है। और प्लेन के साथ एक्सिस वाला जो होगा वो 90 डिग्री, मतलब अगर ये प्लेन में है तो ऐसे एक सीएल बॉन्ड रहेगा और एक सीएल बॉन्ड ऐसे रहेगा, तो प्लेन के साथ 90 और प्लेन का साथ 90, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 180 पे चला जाएगा। अब जरा देखो ऑप्शन में कहता है कि 2 एक्सियल पीसीएल बॉन्ड, 2 एक्सियल पीसीएल बॉन्ड है जो एन एंगल बना रहा है 180 डिग्री का एक दूसरे के साथ। तो यस, ये स्टेटमेंट और खोजना क्या है, इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ये सही नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से सही है। सो आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि आंसर हम लोग को लेना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब गलत बात खोजना है।
दूसरा बोल रहा है एक्सियल पीसीएल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यस, एक्सियल बॉन्ड जो होता है, एक्सियल बॉन्ड का लेंथ जो बड़ा, एक्सियल बॉन्ड का लेंथ की अगर बात करें तो एक्सियल बॉन्ड का लेंथ जो होता है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड का लेंथ कम होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, तो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा और इक्वेटोरियल वाला का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही छोटा होगा। सो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। कहता नॉन रिएक्टिव, तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये सही होगा ऑप्शन, लेकिन स्टेटमेंट तो गलत है। नहीं, ये क्या होता है वास्तव में, ये रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, तो PCl5 आप पढ़े हो कि ROH अल्कोहल वाला रिएक्शन, NCERT के 12th में जो हेलोएल्केन हेलोएरिन का प्रिपरेशन है उसका दूसरा या तीसरा रिएक्शन यही लिखा हुआ है। और आप पढ़े हो कि ये बनाता है RCl प्लस फॉस्फोराइल क्लोराइड PCl3 और प्लस HCl, तो ये बना के देता है। तो कैसे रिएक्शन नहीं करता, डेफिनेटली रिएक्शन कर रहा है। उसी तरह से अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये H3PO4 बना लेता है प्लस HCl बना लेता है। तो कैसे रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन तो होता है, रिएक्शन होना ही होना है। तो रिएक्शन होना है, सो स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर कहता है 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। तो यस, देखो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री बना रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है, जो क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि इनकरेक्ट बोला जा रहा है खोजने के लिए। और इनकरेक्ट वाले में थर्ड ऑप्शन होगा जिसमें बोला गया है PCl नॉन रिएक्टिव है। तो नहीं, वास्तव में PCl रिएक्टिव होता है। रिएक्शन पढ़े हो, ग्रुप 15 में भी रिएक्शन होगा NCERT के मौजूद, और अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपका प्रॉपर्टीज में मिल सकता है। और हेलोएल्केन हेलोएरिन के प्रिपरेशन का तीसरा या चौथा रिएक्शन तो आपको यही दिए हुए हैं, सो आप याद रखिए। और चूंकि नीट का पेपर है तो नीट में तो NCERT का ही एक एक लाइन यूज करता है। तो NCERT पे जितना अच्छा कमांड होगा स्कोरिंग केमिस्ट्री का उतना अच्छा होगा, और NCERT पे कमांड जितना वीक होगा स्कोरिंग उतना ही कम जाएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बोल रहा है पहचानने के लिए। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की बात हो रहा है। तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है तो कौन होगा, पहला CaOH का होल 2, दूसरा MgOH का होल 2, तीसरा BeOH का होल 2, चौथा SrOH का होल 2। अब देखो एम्फोटेरिक एक वर्ड है, पहले समझो क्या है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि जिसके पास डुअल नेचर हो, डुअल प्रॉपर्टी दिखाएगा। डुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर जाएगा। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर मान लीजिए कि कुछ भी नॉलेज नहीं है लेकिन खाली पीटी का भी अगर नॉलेज है, प्रेडिक्टेबल का नॉलेज है, तो उस पर भी हम लोग जवाब दे सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दो, सारे ऑप्शन ग्रुप 2 वाले हैं। और आप जानते हो क्या, मैग्नीशियम है, मतलब बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रॉन्शियम है। आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या करते हो, बढ़ता है। जब किसी का मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, स्ट्रॉन्शियम वाला। और हमको एम्फोटेरिक है, तो ऑप्शन जो दिए हुए ऑप्शन है, हमको नॉलेज बहुत भी नहीं है, अगर इतना सब मात्र नॉलेज है तो इस नॉलेज पे भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो देखो कि अगर हम ऑर्डर सजा लें और बोलता है कि 4 ऑप्शन है, दोनों ग्रुप 2 का ही सारा ऑप्शन है, ग्रुप 2 एलिमेंट का ही दिया हुआ है,
तो हम जो एम्फोटेरिक वही होगा जो सबसे कम बेसिक होगा। तो सबसे कम बेसिक कौन हाइड्रोक्साइड होगा? तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको अगर बहुत नॉलेज नहीं है बट टेक्निकल अप्रोच अगर पीटी का थोड़ा बहुत भी है तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। और अगर रिएक्शन याद है तो बल्ले बल्ले। तो अगर रिएक्शन याद है तो कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट याद है तो कोई बात नहीं। तो अगर देखो अब इसको हम लोग क्या करवाते हैं कि अगर ये HCl से रिएक्शन कर जाए, अगर ये HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? BeCl2 प्लस H2O। लेकिन अगर BeOH का होल 2 यही हमारा बात कर जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देते हैं तो ये बना लेगा सोडियम का मतलब बेरिलियम का एक हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। बेरिलियम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बना लेगा। अब देखो इस वाले में अगर ये एसिड था और ये बेस है तो अगर ये HCl एसिड है तो ये हो जाएगा बेस, और ये अगर बेस है तो ये हो जाएगा एसिड। तो आ गया डुअल कैरेक्टर, डुअल प्रॉपर्टी, जिसको एम्फोटेरिक हमने बोल दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो रिएक्शन याद है तो भी जवाब दे सकते हो, या फिर आपके पास केवल इतना सा भाषा अगर टेक्निकल अप्रोच है पीटी का तो भी आप आंसर कर सकते हो। तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत आसान। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से प्रीवियस को लगा लीजिए ईमानदारी के साथ। सिलेक्शन तो होना ही होना है, कोई किसी का इतना ताकत नहीं है कि रोक सकता है। बस जो ताकत है आपके पास है, या तो खुद को रोक लो या तो खुद को बढ़ा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4D 5P 5F 6P, ये जो आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉरी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर देना है। ऑप्शन है 6P 5F 5P 4D, सेकेंड 6P 5F 4D 5P, तीसरा 5F 6P 4D 5P 5F 6P 5P 4D। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब कैसे बनाते हैं? देखो कहता है कि जब भी आपको ऑर्बिटल सबसेल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और एनर्जी की बात कर रहा हो, क्या बोला गया? अगर सबसेल या ऑर्बिटल है और उसके एनर्जी की बात कर रहा है तो हमेशा N+L रूल लगाइए। कौन सा रूल लगाएंगे? N+L रूल लगाएंगे। और N+L रूल क्या कहता है? दो बात कहता है N+L रूल। पहला बात कहता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू, पहला ये लगाएंगे। दूसरे नंबर पे लगाएंगे, कहता है कि अगर गलती से या सही जैसे भी हो N+L का वैल्यू गलती से अगर सेम मिल जाए 2-3 सेल का, अगर एक समान मिल जाएगा, तब क्या करेंगे? तब जो होगा एनर्जी को हम लोग कर देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक नंबर पे इसको लगाएंगे और ये जब फेल होगा तभी इसको लगाना है। ये अगर सक्सेस कर गया तो इसको खोजने की जरूरत नहीं है, तो ऑर्डर वाइज लगाना है। एक नंबर पे ये लगाएंगे, 2 नंबर पे जब रूल नंबर 1 फेल करेगा तभी रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे, ये ध्यान रखना। तो हम लोग देखते हैं फेल करता है या नहीं करता। अब N और L क्या है? तो N जो होता है आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या होता है? एजिमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर होता है। अब देखो क्या क्या है, अब सबके लिए वैल्यू निकालते हैं। अब S, P, D और F है, तो सबके लिए L का वैल्यू 0, 1, 2, 3 होता है, और N पता ही है सबका। तो देखो क्या क्या है, 6P है, 5F है, 5P है और 4D है। सबके लिए वैल्यू निकालो, क्या क्या हो जाएगा? 6 प्लस P के लिए 1, 6 प्लस 1 ये कितना हो गया? 7, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 1 6 और 4 प्लस 2 6। अब देखो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 8 है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? 8 वाले का, मतलब 5F का।
और 5F कहाँ है, तो इसमें है, नहीं है, सबसे ज़्यादा वाला नहीं है, नहीं है। अब बचा ये दोनों बचा, तो हम लोग देख लेते हैं इस वाले का ऑर्डर। अब 4D5P, अब देखो 4D5P हमको बार बार सबको क्यों चेक करें, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 5P या 4D, दो ऑप्शन तो कट गया, अब इस पर सोचना नहीं है हमको, जो सोचना है देखो यहीं से डिफरेंस आ गया। टोटल हम चेक करने में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करो। तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि अगर वैल्यू सेम हो जाए तो आप फटाफट n का वैल्यू देख लो, और n का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा है, ये 5 है या 4 है, तो 5 का वैल्यू ज़्यादा होता है, मतलब 5P की एनर्जी ज़्यादा होगी या 4D की एनर्जी कम होगी, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर सजा लेंगे। अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देना चाहेंगे तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5F 6P और फिर हो जाएगा 5P और 4D। तो एक तो आप ये कर सकते हो, एक तो आप ये कर सकते हो। तो दोनों मेथड है, या तो पूरा ऑर्डर कर लो या एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। और सबसे बेस्ट होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर एलिमिनेशन मेथड पे प्रैक्टिस किए हुए हो, और अगर एलिमिनेशन मेथड पे प्रैक्टिस किए हुए हो तो एग्जामिनेशन हॉल में इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मैं पिछले वाले लेक्चर में भी एलिमिनेशन मेथड ज़रूरत के अनुसार यूज किया हूँ, यहाँ पर भी मैं ज़रूरत के अनुसार एलिमिनेशन मेथड का बार बार यूज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं खासतौर पर आपको इंट्रोड्यूस करके ये बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड अगर आपके पास है, कमांड एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आ रहा है तो आपको बहुत फायदा करेगा। और अगर एलिमिनेशन मेथड पर कमांड करने का प्रयास करो, और एलिमिनेशन मेथड जो जब भी लगेगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर लगता है, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर कभी भी एलिमिनेशन मेथड अप्लाइड नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड पे वर्कआउट करोगे उतना फायदा करेगा। अगर मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड यूज करने नहीं आता है तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके बता सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो मैं सिखाऊंगा, वो आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकाइट और कौन सा है पहचानना है। तो पहला है CuOH का होल 2, ऑप्शन 2 Fe3O4, CO3 CuOH का होल 2, और चौथा है CuFeS2। देखो ये जो क्वेश्चन है मेटलर्जी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में भी आया है और यही क्वेश्चन 2019 के एडवांस में भी आया है। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं एडवांस वाले लेक्चर में दिया हुआ हूँ, ठीक है, आप उसको जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार एक्सप्लेन करूँगा और वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। तो आईटी का क्वेश्चन अगर मेडिकल वाले बच्चे देखते हैं तो उनको प्रॉफिट होता ही होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आईटी के रिपीटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो मेडिकल्स में आते हैं। तो मेरा ऑलवेज एक सजेशन है आप लोग के लिए कि आप उसको जाकर के देखिए। लेक्चर में ऑलरेडी वहाँ पर आपको सारा कुछ मिलेगा। खैर मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मेलाकोइट आयरन कौन है, तो इसका नाम है स्पर्टिनाइट, इसका नाम है मैग्नेटाइट, इसका नाम है मेलाकाइट, और इसका नाम है चैल्कोपायराइट। अब देखो क्या है ना, देखो इस सब के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन यहाँ किए हैं। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, देखो ग्रीन से ही लिख दिए हैं। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और है ना, इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है। और इसके बारे में अगर आप आईटी का लेक्चर एक बार देख लेते हो मेरा, तो उसमें जो है टोटल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इस पर एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन मिल गया वो आपका थर्ड ऑप्शन था। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला है SiCl4
इज easily hydrolyzed। दूसरा है GeX4 और X as that फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन is more stable than GeX2। 3 SNF4 is ionic in nature। और चौथा है PbF4 is covalent in nature। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है ग्रुप 14 से रिलेटेड है, ग्रुप 14 का प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए। कहता है SiCl4 आसानी से हाइड्रोलाइज कर जाता है, तो यस, जब SiCl4 को जब वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो सिलिसिस एसिड बनता है, SiOH का होल 4 अब प्लस HCl बना देगा, तो सिलिसिस एसिड बनेगा। आप दिखाइए, उधर दिख रहा है, सिलिसिस एसिड बनेगा। फिर कहता है GeX4 जो है ज़्यादा स्टेबल है GeX2 का, तो यस, आप पढ़े हो काशी, जैसन, पंजाब, है ना। तो और भी नीचे एलिमेंट आ गया, नया वाला भी एलिमेंट आ गया, तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन में हमारा PV तक है, G तक है, तो आप देखोगे कि सिर्फ PV के केस में जो होता है वह PV2+ ज़्यादा स्टेबल होता है PV4+ के रेस्पेक्ट में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन बाकी के सब सारे के केस में जो होता है, खास तौर पे इन सारे के केस में जो होता है +2 से ज़्यादा +4 वाला पार्ट स्टेबल होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन में बोला गया है इनकरेक्ट, क्वेश्चन में बोला गया है इनकरेक्ट। और ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हड़बड़ा करके आंसर नहीं देना है, थोड़ा आसानी से रिलैक्स वे में, क्योंकि पता चलता है कि क्वेश्चन कुछ पढ़ लिए जल्दी जल्दी में और ऑप्शन मार दिए, सब सही दिखता है, कंफ्यूज भी कर जाते हैं कुछ लोग आंसर उल्टा पुल्टा मार के चले आते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है, थोड़ा पैसेंस। और ये सारी चीज़ें तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस, एवरीथिंग डिसाइड्स योर स्पीड, योर एक्यूरेसी एंड योर रिजल्ट ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। ओके, तो कहता है ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है। सो आंसर ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सही है। SNF4+4 इज आयोनिक इन नेचर, तो यस, आयोनिक है, वेरी गुड, ये भी सही है। स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, नो। जब भी होगा, चूंकि मेटल है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, तो Pb मेटल है तो कोवेलेंट नहीं होगा। तो जब भी होगा तो आयोनिक होगा, और ये क्या है, इनकरेक्ट। सो आंसर इज दिस, क्योंकि गलत लिखे हुए था। तो इस प्रकार से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और है क्या, यस, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हर साल कोऑर्डिनेशन से एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछ देता है। हाँ, संयोग है कि इसमें एक क्वेश्चन आया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन से घुमा करके 2-3 क्वेश्चन तो दे ही दिया था, जो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे। खैर, हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। कहता है व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात कर रहा है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, किसके लिए, तो सेंट्रल एटम के लिए। किस में, तो K4Fe(CN)6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। किसके आधार पर बात करना है, तो CFT के आधार पर जवाब देना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर जवाब देना है। क्या है लिखा है, T2G6 Eg0, सेकेंड है Eg3, नहीं, E3, T23,
3 में है E4 T2, 4 में है T2G4 और EG2। अब देखो सबसे पहले ये देखो कैसा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। 6 का मतलब हो गया ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं CFT में, तो इसके अनुसार ये जो होता है 2 पार्ट में टूटता है। एक टूटता है T2G और दूसरा एक टूटता है EG और दूसरा टूटता है T2G, ट्रिपली डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल। और ये जो होता है ये D जो 5D ऑर्बिटल होता है उसकी मैं बात कर गया हूँ, 1 2 3 4 और एक 5, ये जो स्प्लिटिंग होती है तो ये इजी होता है, यहाँ से एनर्जी बढ़ता है, इधर से एनर्जी घटता है। और ये आपका बैरी सेंटर होता है, बैरी सेंटर जिसकी एनर्जी 0 कंसिडर कर लेते हैं, इसके हिसाब से रेफरेंस ले लेते हैं। तो ये जो होता है EG सेट T2G सेट। लेकिन टेट्राहेड्रल सेट में G नहीं चलता है, टेट्राहेड्रल में जस्ट उल्टा। टेट्राहेड्रल में ये जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ ऐसी स्प्लिटिंग होती है, जस्ट उल्टा चला जाता है, ये E सेट बोलते हैं। दिस इज नॉट EG सेट, दिस इज ओनली E सेट। और यहाँ से बोलते हैं T2 सेट, नॉट T2G सेट, ओनली T2 सेट। तो देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट। तो ये 2 ऑप्शन पर नहीं सोचना है, अब हमको इस दोनों ऑप्शन पे सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो फिर से चलेंगे हम लोग लिगैंड कोऑर्डिनेशन में। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो होता है का कीवर्ड्स है लिगैंड, मतलब होल कोऑर्डिनेशन लिगैंड पर डिपेंड करता है। और लिगैंड क्या है यहाँ पर, CN है, जो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना, मतलब पहले नीचे वाले को भर देगा, T2G को भरेगा, उसके बाद ऊपर में जाएगा। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और Fe2+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिख लेते हैं। अब देखो Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d6 4s2 और यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 3d0। तो D6 के अनुसार 6 इलेक्ट्रॉन को सजाइए, तो 6 इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। EG वाले सेट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सो आंसर इज दिस, ये नहीं। या फिर अगर ये भी नहीं आता है तो देखो अब हम इसी को अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाएं तो बहुत आसान है, इतना करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। इतना तो मैंने समझाने के लिए सिखाने के लिए आपको बताया, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने बताया कि EG सेट नॉट यूज्ड इन ऑक्टाहेड्रल, सो 2 आंसर सेकंड और थर्ड तो ऐसा ही एलिमिनेट हो गया। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के अनुसार अब देखो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मात्र 6 है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो 6 के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग लिगैंड में, तभी EG सेट में जाएगा, सो आंसर इज दिस। तो आसानी से ये एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड से भी इसको बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी बना सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका नीट 2019 का इनऑर्गेनिक सेक्शन का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आज हो गया। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग जो है नीट 2019 का ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, जो आपको उसमें भी मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही बात करूंगा, हर एक ऑप्शन का एनालिसिस करूंगा, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत जाकर के फ़ायदा करेगा। जो 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको इसके अलावे कोई कॉन्सेप्ट, कोई टेक्निक्स, समथिंग या कुछ भी अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर करके आप बता दें, मैं उसके अनुसार आपके पास एग्जामिनेशन की बिफोर जो है आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा, जिससे कि आपका स्कोरिंग बढ़े और एक अच्छा स्कोर करें और अपना जो गोल है, जो डॉक्टर बनने का गोल है, MBBS पढ़ने के गोल है, आप वहाँ तक पहुँच सके। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।